हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, जिसका नाम है तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। ठीक है, तो जो पहला टॉपिक आता है वो आता है रोमन साम्राज्य का परिचय। ठीक है, तो प्राचीन विश्व के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में एक रोमन साम्राज्य महत्वपूर्ण, मतलब रोमन साम्राज्य था, वो उसका महत्वपूर्ण स्थान था। मतलब पुराने जो बहुत मतलब बड़े और जो शक्तिशाली साम्राज्य जो थे उनमें से। ठीक है, तो यह साम्राज्य बहुत विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। इसका विस्तार 3 महाद्वीपों तक था। ठीक है, जैसे यूरोप, एशिया और अफ्रीका। ठीक है, फिर आते हैं रोमन साम्राज्य का केंद्र भूभाग, मतलब केंद्र भूमध्य सागर था। ठीक है, जो रोमन साम्राज्य का जो केंद्र था वो भूमध्य सागर था। और रोमन लोग भूमध्य सागर को इतना महत्वपूर्ण मानते थे कि उसे कभी कभी हमारा समुद्र मतलब भी कहा जाता था। उनमें वो लोग मतलब ऐसा कहते थे भूमध्य सागर को। फिर आता है रोमन साम्राज्य की भौगोलिक सीमा। तो रोमन साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में ब्रिटेन से लेकर पूर्व में सीरिया तक और मेसोपोटामिया तक था। ठीक है, और दक्षिण में यह उत्तरी अफ्रीका तक फैला था, मतलब दक्षिण में उत्तरी अफ्रीका तक फैला था। इसमें वर्तमान समय के कई देशों के भी मतलब क्षेत्र शामिल थे। ठीक है, जैसे इटली और फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन के कुछ हिस्से, ग्रीस, तुर्की, सीरिया, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका के कई क्षेत्र। फिर आते हैं रोमन साम्राज्य की प्रमुख विशेषताएं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो रोमन साम्राज्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं थी विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों और धर्मों को ले मतलब विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों और धर्मों के लोग एक विशाल राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत मतलब रखना। ठीक है, तो क्या था कि विभिन्न जो भाषा, संस्कृति, धर्मों के लोग थे वे एक विशाल राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जो थे इसमें आपस में थे। ठीक है, फिर आता है साम्राज्य में रहने वाले लोगों की भाषा अलग हो सकती थी, धर्म अलग हो सकता था, रीति रिवाज अलग हो सकते थे, आर्थिक स्थिति भी अलग हो सकती थी, फिर भी वे रोमन शासन के अधीन थे। ठीक है, फिर आते हैं रोमन साम्राज्य का इतिहास। रोमन साम्राज्य का इतिहास बहुत लंबा है। इससे समझने के लिए इतिहासकार सामान्यतः 2 बड़े चरणों की चर्चा करते हैं। जैसे प्रारंभिक रोमन साम्राज्य लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक। ठीक है, फिर आते हैं उत्तरकालीन रोमन साम्राज्य लगभग तीसरी शताब्दी ईस्वी के बाद का समय। फिर आते हैं ऑगस्टन और रोमन साम्राज्य। तो रोमन साम्राज्य के प्रारंभिक इतिहास में ऑगस्टन का विशेष महत्व है। उनका मूल नाम ऑक्टेवियन था, वह जूलियस सीजर के उत्तराधिकारियों में से था। ठीक है, फिर आते हैं 27 ईसा पूर्व में ऑक्टेवियन को ऑगस्टन की उपाधि मिली। फिर आते हैं इसी समय रोमन साम्राज्य के एक नए राजनीतिक चरण की शुरुआत मानी जाती है। फिर आता है रोमन साम्राज्य। तो रोमन साम्राज्य में सर्वोच्च सम्राट मतलब जो सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति था, जो रोमन साम्राज्य में सम्राट था वो सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति था, मतलब सबसे बड़ा वही होता था। फिर आता है सम्राट। तो सेना का सर्वोच्च अधिकारी था, प्रशासन पर नियंत्रण रखता था, कानून और शासनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, प्रांतों के अधिकारियों की नियुक्ति करता था, कर व्यवस्था को नियंत्रित करता था। लेकिन रोमन शासन पूरी तरह केवल एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं था। उसके साथ सीनेट अधिकारी, प्रांतीय शासन, सेना जैसी संस्थाएं भी काम करती थी। फिर आते हैं सीनेट। तो सीनेट रोमन राजनीतिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण संस्था थी। प्रारंभिक सीनेट में प्रभावशाली और धनी परिवारों के लोग शामिल होते थे। फिर आता है सीनेट राजनीतिक मामलों में चर्चा करती थी। सीनेट, ठीक है, प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, सम्राट को सलाह देती थी, उच्च वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व करती थी। सम्राट के समय सीनेट की वास्तविक राजनीतिक शक्ति धीरे धीरे सीमित होती गई। फिर आते हैं रोमन सेना। तो रोमन साम्राज्य की शक्ति का एक प्रमुख आधार उसकी सेना थी। फिर आता है रोमन सेना साम्राज्य की सीमाओं की रक्षा करती थी, नए क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करती थी, विद्रोहों को दबाती थी और सम्राट की सत्ता को मजबूत करती थी। ठीक है, फिर आते हैं रोमन सेना बहुत संगठित और अनुशासित थी। ठीक है, सेना और नागरिकता। तो रोमन सेना में सेवा करने का नागरिकता से भी संबंध था। समय के साथ साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लोग रोमन सेना में शामिल मतलब लोगों को रोमन सेना में शामिल किया गया। सेना में लंबे समय तक सेवा करने वाले कुछ सैनिकों को रोमन नागरिकता प्राप्त हो सकती थी। इससे साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों को रोमन राजनीतिक व्यवस्था से जोड़ने में सहायता मिली। ठीक है, फिर आता है रोमन नागरिकता। तो रोमन साम्राज्य में नागरिकता बहुत महत्वपूर्ण थी। नागरिकों को विशेष कानूनी अधिकार प्राप्त होते थे। नागरिकता का अर्थ व्यक्ति को रोमन कानून के संरक्षण में था। ठीक है, मतलब नागरिकता का अर्थ था कि व्यक्ति को रोमन का मतलब कानून के संरक्षण में रखना। ठीक है,
फिर आते हैं समय के साथ रोमन नागरिकता अधिक से अधिक लोगों को दी गई और विशेष रूप से 212 ईस्वी में सम्राट काराकल्ला ने साम्राज्य के लगभग सभी स्वतंत्र निवासियों को रोमन नागरिकता प्रदान की। फिर आते हैं 3 महाद्वीपों में विविधता। तो रोमन साम्राज्य में बहुत अधिक विविधता थी। लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे। प्रमुख भाषाओं में लैटिन, यूनानी, ग्रीक का विशेष महत्व था। पश्चिमी क्षेत्रों में लैटिन अधिक प्रभावशाली थी, जबकि पूर्वी क्षेत्रों में यूनानी भाषा का व्यापक प्रयोग होता था। फिर आते हैं रोमन साम्राज्य में धर्म। तो रोमन साम्राज्य में अनेक प्रकार के धार्मिक विश्वास थे। लोग विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते थे। रोमन धर्म में जुपिटर, जूनो और मिनर्वा जैसे देवताओं की पूजा की जाती थी। इसके अलावा साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के स्थानीय देवताओं और धार्मिक परंपराओं को भी स्थान मिला। फिर आते हैं सम्राट की पूजा। तो रोमन साम्राज्य में कुछ क्षेत्रों में सम्राट की पूजा की परंपरा विकसित हुई। सम्राट को देवता के रूप में देवताओं के विशेष संरक्षण प्राप्त व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया जा सकता था। यह राजनीतिक निष्ठा प्रदर्शित करने का एक माध्यम भी था। ठीक है। कहते हैं ईसाई धर्म का उदय। रोमन साम्राज्य के इतिहास में कई ईसाई धर्म का उदय रोमन साम्राज्य के इतिहास में ईसाई धर्म का उदय बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। ईसाई धर्म की शुरुआत पहली शताब्दी ईस्वी में फिलिस्तीन क्षेत्र में हुई थी। इसके संस्थापक और केंद्रीय व्यक्तित्व ईसा मसीह थे। ठीक है। और उनके अनुयायियों को ईसाई कहा गया। फिर आते हैं ईसाइयों पर अत्याचार। तो रोमन साम्राज्य के प्रारंभिक काल में कुछ समय तक ईसाइयों को विरोध और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। कुछ रोमन अधिकारियों को यह चिंता थी कि ईसाई रोमन धार्मिक परंपराओं और सम्राट की पूजा को स्वीकार नहीं करते। फिर हालांकि सभी संस्थाओं और धार्मिक संस्थानों और धार्मिक समयों में ईसाइयों पर समान रूप से अत्याचार नहीं हुआ। फिर आते हैं कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है। 4वीं शताब्दी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के शासनकाल में ईसाई धर्म की स्थिति बहुत बदल गई। 313 ईस्वी में कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाइयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की और इसके बाद ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य में अधिक संरक्षण मिलने लगा। फिर आते हैं ईसाई धर्म बनता है। ठीक है। तो बाद में सम्राट थियोडोसिस के समय ईसाई धर्म को विशेष राजनीतिक संरक्षण मिला। 4वीं शताब्दी के अंत तक ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का प्रमुख धर्म बन गया। इस परिवर्तन ने रोमन साम्राज्य और राजनीति को बहुत प्रभावित किया। ठीक है। कहते हैं रोमन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था। तो रोमन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर, व्यापार पर, कारीगरी, खनन पर आधारित थी। ठीक है। कृषि सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि थी। और फिर आता है कृषि। तो रोमन साम्राज्य में अधिकांश लोग किसी न किसी रूप से कृषि से जुड़े थे। प्रमुख कृषि उत्पादों में गेहूं, जैतून, अंगूर महत्वपूर्ण थे। ठीक है। और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जैतून का तेल और शराब प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं थी। फिर आते हैं बड़े कृषि फार्म। तो रोमन साम्राज्य में बड़े बड़े कृषि फार्म भी थे। इन्हें सामान्यतः लैटिफूंडिया कहा जाता है। ठीक है। इनमें अनाज, जैतून, अंगूर आदि का उत्पादन किया जाता था। इन बड़े फार्मों में दासों का श्रम महत्वपूर्ण था। जाते हैं दास प्रथा। तो रोमन साम्राज्य में दास प्रथा व्यापक थी। दासों को युद्ध के में बंदी बनाया जा सकता था। व्यापार के माध्यम से खरीदा बेचा जा सकता था। घरेलू कार्य में लगाया जा सकता था। कृषि में कार्य कराया जा सकता था। कृषि में काम कराया जाता था। फिर आते हैं खानों में काम कराया जाता था। निर्माण कार्यों में लगाया जाता था। ठीक है। फिर आते हैं दासों का जीवन। तो सभी दासों का जीवन जो है एक जैसा नहीं था। कुछ दास घरेलू सेवक थे, शिक्षित थे, शिक्षक के रूप में काम करते थे, प्रशासनिक कार्य करते थे। ठीक है। दूसरी ओर कुछ दास खानों में, खेतों में, निर्माण स्थलों में पर कठिन परिस्थितियों में काम करते थे। और फिर आते हैं दासों की मुक्ति। तो रोमन साम्राज्य में कुछ दासों को बाद में स्वतंत्र किया जाता था। इसे मुक्ति कहा जाता था। मुक्त किए गए दासों को मुक्त दास कहा जा सकता था। कुछ मुक्त दास आर्थिक रूप से सफल भी हुए। और फिर आता है ग्रामीण समाज। तो रोमन साम्राज्य की अधिकांश जनसंख्या गांवों में रहती थी। गांवों में किसान, छोटे भूमिधर, किराएदार और मजदूर दास भी रहते थे। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था शहरों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराती थी। फिर आते हैं नगरों का विकास। तो रोमन साम्राज्य में नगर बहुत महत्वपूर्ण थे। प्रमुख नगरों में रोम, अलेक्जेंड्रिया, ठीक है, एंटीओक, कार्थेज शामिल थे। इन नगरों में
बाजार, प्रशासनिक भवन, मंदिर, स्नान घर, रंगमंच, सड़कें जैसी सुविधाएं थी। फिर आते हैं रोम नगर। तो रोम साम्राज्य की राजधानी और सबसे महत्वपूर्ण नगरों में से एक था। ठीक है, जो रोम था रोमन साम्राज्य की राजधानी और सबसे महत्वपूर्ण नगरों में से एक था। यह राजनीतिक और प्रशासनिक शक्ति का केंद्र था। रोम में विशाल भवन, मंदिर, बाजार, सार्वजनिक स्नान घर, रंगमंच, मनोरंजन स्थल थे। फिर आते हैं अलेक्जेंड्रिया। तो अलेक्जेंड्रिया मिस्र का एक प्रमुख नगर था। यहाँ व्यापार, शिक्षा, संस्कृति, प्रशासन और का महत्वपूर्ण केंद्र था। फिर आते हैं भूमध्य सागर और मिस्र के बीच व्यापार के कारण इसका आर्थिक महत्व बहुत अधिक था। फिर आता है एंटीओक। तो एंटीओक पूर्वी रोमन साम्राज्य का महत्वपूर्ण नगर था। यह व्यापार और प्रशासन का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के लोग रहते थे। फिर आते हैं रोमन नगरों की सुविधाएं। तो रोमन नगरों में सार्वजनिक सुविधाओं का विकास हुआ। इनमें पक्की सड़कें, जल आपूर्ति, सार्वजनिक स्नान घर, नालियां, बाजार, पुल शामिल थे। और रोमन इंजीनियरिंग की विशेषताएं उनकी जल सेतु मतलब प्रणाली थी। ठीक है, फिर आते हैं जल सेतु। तो ऐसी संरचनाएं थी जिनमें माध्यम से मतलब जिनके माध्यम से दूर स्थित स्रोतों से नगरों तक पानी पहुंचाया जाता था। ठीक है, इससे घरों, स्नान घरों, फव्वारों, सार्वजनिक स्थानों तक पानी पहुंचाया जाता था। फिर आते हैं रोमन सड़कें। तो रोमन साम्राज्य में विशाल सड़क नेटवर्क विकसित किया गया। सड़कों का उपयोग सेना की आवागमन, व्यापार, प्रशासन, यात्राओं के लिए किया जाता था। सड़कें साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों को जोड़ती थी। फिर आता है भूमध्य सागर और व्यापार। तो भूमध्य सागर रोमन साम्राज्य के लिए आर्थिक जीवन की रीढ़ जैसा था। समुद्री व्यापार के माध्यम से अनाज, जैतून का तेल, शराब, कपड़े, धातुएं, ठीक है, विलास की वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई जाती थी। फिर आता है सिक्कों का उपयोग। तो रोमन साम्राज्य में सिक्कों का व्यापक उपयोग होता था। सोने, चांदी और तांबे के सिक्के प्रचलन में थे। सिक्कों पर सम्राटों की तस्वीरें या नाम अंकित होते थे। इससे व्यापार आसान हुआ, कर वसूली में सुविधा हुई, सम्राट की सत्ता का प्रचार हुआ। और रोमन समाज में वर्ग। तो रोमन समाज में आर्थिक और सामाजिक असमानता थी। प्रमुख वर्गों में उच्च वर्ग, सीनेटर, बड़े भूमिधर, उच्च अधिकारी, मध्यम वर्ग, व्यापारी, छोटे भूमिधर, कारीगर, निम्न वर्ग, मजदूर, किसान और दास शामिल थे। ठीक है, तो मध्यम वर्ग में और जो मतलब जो ऊंचे वर्ग हैं, प्रमुख वर्ग, और जो निम्न वर्ग हैं, सब में जो है क्या क्या था ये बताया गया। फिर आते हैं रोमन परिवार। तो रोमन परिवार में पिता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। परिवार के प्रमुख पुरुष को जो मतलब परिवार का जो प्रमुख होता था वो पुरुष होता था। ठीक है, और उसको पार्टी फैमिलीज कहा जाता था। ठीक है, वह परिवार की संपत्ति और निर्णयों पर महत्वपूर्ण अधिकार रखता था। परिवार में पति, पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार, दास शामिल हो सकते थे। और महिलाओं की स्थिति कैसी थी? तो रोमन साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति जटिल थी। वे घर संभालती थीं, संपत्ति रख सकती थीं, कुछ आर्थिक गतिविधियों में भाग ले सकती थीं। विशेषकर उच्च वर्ग की महिलाओं के पास संपत्ति और सामाजिक प्रभाव हो सकता था, लेकिन राजनीतिक अधिकार मुख्य रूप से पुरुषों के पास थे। कहते हैं रोमन साम्राज्य में कानून। तो रोमन कानूनों ने मतलब रोमन लोगों ने कानून की एक विकसित व्यवस्था बनाई। कानून संपत्ति, विवाह, उत्तराधिकार, व्यापार, अपराध जैसे विषयों को नियंत्रित करते थे। रोमन कानून का प्रभाव बाद में यूरोपीय कानून परंपराओं पर भी पड़ा। और रोमन साम्राज्य और प्रांत। तो साम्राज्य को अनेक प्रांतों में विभाजित किया गया। प्रत्येक प्रांत में अधिकारी, सेना, कर व्यवस्था, स्थानीय प्रशासन होता था। स्थानीय शासकों और अभिजात वर्ग को भी प्रशासन में भूमिका दी जा सकती थी। फिर आते हैं कर व्यवस्था पर। तो रोमन साम्राज्य के लिए कर बहुत महत्वपूर्ण थे। लोगों ने भूमि कर, व्यापारिक कर, अन्य प्रकार के कर मतलब लोगों से लिए जाते थे। इन करों से सेना, प्रशासन, सड़कें, सार्वजनिक भवन चलाए जाते थे। फिर आते हैं रोमन साम्राज्य का संकट। तो 3री शताब्दी ईस्वी में रोमन साम्राज्य को गंभीर संकटों का सामना करना पड़ा। इस काल को अक्सर 3री शताब्दी का संकट कहा जाता है। प्रमुख समस्याएं थी राजनीतिक अस्थिरता, सम्राटों का तेजी से बदलना, गृह युद्ध, बाहरी आक्रमण, आर्थिक समस्याएं, मुद्रा का अवमूल्यन और ठीक है। फिर आते हैं सेना की भूमिका में परिवर्तन। तो राजनीतिक संकट के समय सेना का माहौल जो है महत्व और बढ़ गया और कई बार सेना के समर्थन से सम्राट बनाए और हटाए जाते थे। इससे राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी। फिर आते हैं बाहरी आक्रमण। तो रोमन साम्राज्य की सीमाओं पर कई बाहरी समूहों का दबाव बढ़ा। इसमें
राजनीतिक समूह गोध, वैंडल, फारसी शक्तियां, ठीक है, महत्वपूर्ण थी। इसके साथ युद्धों में रोमन साम्राज्य को भारी संसाधन खर्च करने पड़े। फिर आते हैं डायोक्लेटियन के सुधार। तो सम्राट डायोक्लेटियन तीसरी शताब्दी के संकट में मतलब साम्राज्य को बाहर निकालने के लिए कई सुधार किए उन्होंने। उसने प्रशासन को मजबूत किया, सेना को पुनर्गठित किया, कर व्यवस्था व्यवस्थित किया, साम्राज्य के प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाया। उसने शासन को अधिक व्यवस्थित करने के लिए साम्राज्य को कई प्रशासनिक क्षेत्रों में बांटा, ठीक है। फिर आते हैं कॉन्स्टेंटाइन और नई राजधानी। तो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने साम्राज्य की राजधानी को पूर्व की ओर स्थानांतरित किया। उसने बाइटेंटियम नगर को विकसित करके उसका नाम कॉन्स्टेंटिनोपल रखा, ठीक है। और आज यह शहर इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। यह पूर्वी रोमन साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। और फिर आता है रोमन साम्राज्य का विभाजन। तो समय के साथ रोमन साम्राज्य प्रशासनिक रूप से पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बंट गया। पश्चिमी रोमन साम्राज्य राजधानी रोम, पूर्वी रोमन साम्राज्य राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। पूर्वी भाग को बाद में इतिहासकार बाईजेंटाइन साम्राज्य कहते हैं, ठीक है। फिर आते हैं पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन। तो 1476 ईस्वी में पश्चिमी रोमन साम्राज्य के अंतिम सम्राट रोमुलस ऑगस्टुलस को सत्ता से हटा दिया गया और इसे पश्चिमी रोमन साम्राज्य के अंत का एक महत्वपूर्ण मतलब प्रतीक माना गया। हालांकि रोमन राजनीतिक और सांस्कृतिक परंपराएं इसके बाद भी लंबे समय तक जारी रहीं। फिर आते हैं रोमन साम्राज्य के पतन के कारण। तो रोमन साम्राज्य के पतन के मतलब कोई एक कारण नहीं था, कई कारण मिलकर जिम्मेदार थे, ठीक है। राजनीतिक कारण, लगातार राजनीतिक संघर्ष, कमजोर सम्राट, गृह युद्ध। आर्थिक कारण क्या था? करों का बढ़ना, व्यापार में कठिनाइयां, मुद्रा की समस्या, आर्थिक असमानता। सैन्य कारण, बाहरी आक्रमण और सेना पर बढ़ता खर्च, सीमाओं की रक्षा में कठिनाई। और सामाजिक कारण, गरीब और अमीर के बीच बढ़ता अंतर, ग्रामीण आबादी की कठिनाइयां, ठीक है। फिर रोमन साम्राज्य की विरासत। रोमन साम्राज्य का प्रभाव बहुत लंबे समय तक रहा। उसकी प्रमुख विरासतों में रोमन कानून, सड़क निर्माण, वास्तुकला, प्रशासन, लैटिन भाषा, ईसाई धर्म का प्रसार, नगर नियोजन शामिल हैं, ठीक है। रहते हैं महत्वपूर्ण तिथियां। तो 27 ईसा पूर्व ऑगस्टस को सम्राट की उपाधि। 1वीं शताब्दी ईस्वी ईसाई धर्म का उदय। 212 ईस्वी काराकल्ला द्वारा व्यापक नागरिकता। तीसरी शताब्दी जो तीसरी शताब्दी थी, 30वीं शताब्दी तीसरी शताब्दी ईस्वी रोमन साम्राज्य का संकट। 1313 ईस्वी कॉन्स्टेंटाइन द्वारा ईसाइयों को धार्मिक स्वतंत्रता। चौथी शताब्दी ईस्वी ईसाई धर्म को मतलब बढ़ता राजकीय मतलब संरक्षण। और 1476 ईस्वी पश्चिमी रोमन साम्राज्य का अंत, ठीक है। फिर आते हैं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जैसे ऑगस्टस, तो रोमन साम्राज्य के प्रारंभिक और शक्तिशाली सम्राटों में से एक। और काराकल्ला 212 ईस्वी में साम्राज्य के स्वतंत्र निवासियों को व्यापक रोमन नागरिकता प्रदान की। डायोक्लेटियन 3वीं शताब्दी के संकट से साम्राज्य को उबारने के लिए प्रशासनिक और सैन्य सुधार किए। कॉन्स्टेंटाइन ईसाइयों को धार्मिक स्वतंत्रता दी और कॉन्स्टेंटिनोपल को विकसित किया। और थियोडोसियस ईसाई धर्म मतलब को राजकीय संरक्षण देने वाला प्रमुख सम्राट, ठीक है। फिर आते हैं महत्वपूर्ण शब्द जैसे कि रोमन साम्राज्य, भूमध्य सागर के आसपास 3 महाद्वीपों में फैला विशाल साम्राज्य। प्रांत, रोमन साम्राज्य के प्रशासनिक क्षेत्र। सीनेट, रोमन राजनीतिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण संस्था। नागरिकता, रोमन कानून के अंतर्गत विशेष अधिकारों की स्थिति। लैटिफुंडिया, ठीक है, बड़े कृषि फार्म या विशाल भूसंपत्तियां। दास, ऐसा व्यक्ति जिससे स्वतंत्र नागरिक के समान अधिकार प्राप्त नहीं थे और जिसका श्रम कराया जाता था, ठीक है। मुक्त दास, ऐसा दास जिसे स्वतंत्र कर दिया गया हो। जल सेतु, दूरस्थ जल स्रोतों से नगर तक पानी पहुंचने वाली संरचना, ठीक है। पैटर फैमिलियास, रोमन परिवार का प्रमुख पुरुष। ईसाई धर्म, 1ली शताब्दी ईस्वी में फिलिस्तीन क्षेत्र में विकसित धर्म। और कॉन्स्टेंटिनोपल
कॉन्स्टेंटाइन द्वारा विकसित पूर्वी रोमन साम्राज्य की प्रमुख राजधानी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।